जब पाकिस्तान बना लफ्ज़ पाकिस्तान था, आज भी पाकिस्तान लफ्ज़ है। बंगाल ने कभी इस चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं किया कि इसको पाकिस्तान क्यों नहीं कर देते आप इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, बी का लफ्ज़ भी आ जाए, बिकॉज दे एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अंग्रेज़ के आने से पहले जमहूरियत जान की कोई चीज़ नहीं थी, हमारा सिलसिला और था। हमारा जो माशरे का जो पायदार होने का या उसके अंदर स्टेबिलिटी होने की बुनियादी वजह इस माशरे के अंदर, चाहे बादशाहत हो, चाहे चंद्रगुप्ता मौर्य का हो या अकबर का हो, किसी का इंसाफ का एलिमेंट मौजूद था किसी ना किसी तरीके से, जिसको हम जस्टिस कहते हैं। वो लोग उससे सेटिस्फाइड थे, जहाँ भी था ये ऑपरेशनल, जहाँ भी था सेटिस्फाइड था। लेकिन लारकाना में मुलाकात की जो फौजी थे जनरल यहिया खान ने अपने ग्रुप के साथ, उनका एक सिक्योरिटी काउंसिल था, उस सिक्योरिटी काउंसिल में 3 लोग बहुत अहम थे। जनरल उमर, उसके बाद एक थे जनरल पीरज़ादा, ACMM पीरज़ादा, और तीसरे थे अबू बकर उस्मान मिठा साहब। ये 3 जनरल से जिनसे आमतौर पर ये कंसल्ट करते थे, और एक कैबिनेट में और एक साहब थे, वो भी रिटायर्ड जनरल थे, जनरल शेर अली। ये लोग थे जो उनको इन्फ्लुएंस करते थे। प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट आपको जानकर खुशी भी होगी, परेशानी भी होगी शायद, बहुत बड़ी तादाद में प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट आज भी वहाँ मौजूद हैं। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज का प्रोग्राम रखा है कि 16 दिसंबर सुकूत ढाका का दिन है और पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की तारीख का स्यातरीन दिन है। तो इस हवाले से आज हमारे दरमियान डॉक्टर अलकमा मौजूद हैं। डॉक्टर अलकमा का ख़ुद ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था, लेकिन उन दिनों शायद ये लाहौर में ही थे। और डॉक्टर साहब बड़े साहब इल्म और साहब फ़िक्र उस्ताद हैं। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम में जनाब मुजीबुर रहमान शामी और सज्जाद मीर साहब ने भी आना था। शामी साहब को APNS की किसी हंगामी मीटिंग की वजह से उनकी मादरत आई है, लेकिन सज्जाद मीर साहब हो सकता है किसी वक्त पहुँच जाएँ। तो मैं कोई वक्त ज़ाया किए बग़ैर जनाब प्रोफेसर ख्वाजा अलकमा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी कौमी ज़िंदगी के इस साने पर इस हवाले से रोशनी डालें कि उनके ख़्याल में इसके क्या असबाब थे, और ख़ास तौर पर इस बात पर ज़रूर इज़हार ख्याल करें कि इस इतने बड़े साने से हमने बतौर कौम और उम्मत मुस्लिमा ने कोई सबक भी सीखा या नहीं सीखा। जनाब ख्वाजा अलकमा साहब, कि आपने मुझे मौका दिया एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिस पे पिछले साल से मुझे काम करने का भी मौका मिला है। और पहला सवाल है वो कि क्या हमने लेसन कोई सीखा है इससे, तो यही एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे किसी के पास नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत मुख्तसर तौर पे मैं ये कहूँगा कि शायद हमने अभी तक तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है। ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए समझना इस चीज़ को। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब 50 साल होने को जा रहे हैं। 2021 में बांग्लादेश को बने हुए 50 साल हो गए। तो यूनिवर्सिटीज़ हो गया या जो कौमी मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पर सोच फ़िक्र की ज़रूरत है, उसका फुकदान है, नज़र नहीं आता। लेकिन 2018 के एंड में कुछ लोगों ने, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें से जो बहुत अहम एक इदारा है, उनके कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया था और बातचीत हुई इस सिलसिले में। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इस पर काम क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने फिर एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, ये बिल्कुल करने को मैं तैयार हूँ इस सिलसिले में। लेकिन वे फॉरवर्ड आगे क्या है, हमने क्या करना है आगे, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और तारीख़ का एक बेरहम किस्म का तबसरा बहुत ज़रूरी है। मुसीबत यह है कि पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला इस सिलसिले में बिल्कुल ही नहीं है। तारीख़ में अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ उठाएंगे भी तो आपको ये जो सानिया है जिसके मुतालिक उन्होंने का बगदाद, ट्रेजिडी ऑफ बगदाद के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही ख़तरनाक, इसके मुतालिक कोई तफसील मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान में साने के बाद जिस ऑलमोस्ट अबाउट 50 ईयर्स होने को है, कोई किताबों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। 100 किताबें भी नहीं लिखी गई इस सिलसिले में। तो जब मैंने ये शुरू किया सिलसिला प्रोजेक्ट, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मटेरियल अवेलेबल नहीं था, हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अवेलेबल। उसके अलावा बहुत इसके करने के बाद मैंने कुछ अपने दोस्तों से रब्ता किया जो बंगाल में हैं। उन्होंने फिर जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट, आपको जानकर खुशी भी होगी, परेशानी भी होगी शायद, बहुत बड़ी तादाद में प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट आज भी वहाँ मौजूद हैं। और आज भी बंगाल में उम्मा के मुतालिक बात होती है, ठीक है ना। बंगाल के साथ जो प्रॉब्लम हुआ ना, वो बुनियादी तौर पे एथनिक प्रॉब्लम था।
और एथनिक प्रॉब्लम बनाया गया उससे। असल प्रॉब्लम कुछ और था। जो पाकिस्तान बनने का जो सिलसिला है उसके हवाले से मैं दो मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताऊँगा। ये किताब है जो G.W. चौधरी साहब ने लिखा है। G.W. चौधरी साहब वॉज प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ढाका यूनिवर्सिटी में, जिनको यहिया खान ने अपने कैबिनेट में शामिल किया था। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू यहिया खान। सो 74 में वो अमेरिका चले गए और वहाँ से फिर बैठ कर उन्होंने ये किताब लिखा। ये किताब लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान है इसका नाम। उसके बाद ये मैं जब ये तहकीक का सिलसिला जारी था तो मुझे फिर वहाँ से एक किताब जो लिखा तो बंगला में गया था, लेकिन मेरे लिए उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। करने के बाद ये मुझे उन्होंने भेजा और बड़ा रिवीलिंग है, दोनों बहुत रिवीलिंग है। और उसके अंदर जो मेन एक्टर्स हैं उनका आप सबों को पता है कि यहिया खान खुद एक एक्टर हैं उसके अंदर। उसके अलावा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और दूसरे शेख मुजीबुर रहमान साहब जो इंटरनली ये थे। तारीख़ के साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि तारीख़ हतमी फ़ैसला देने से तासिर है किसी भी मामले में। इट इज़ नॉट ईजी फॉर हिस्ट्री यानी हिस्टोरियंस, क्योंकि हम सब हिस्ट्री लिखते हैं, वी आर राइट हिस्ट्री, तो हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे। लिहाजा एक हतमी फ़ैसला कि भुट्टो रिस्पॉन्सिबल था या मुजीबुर रहमान रिस्पॉन्सिबल था कहना बहुत मुश्किल इसलिए है कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर इस किताब के अंदर ये इसका टाइटल जो उन्होंने लिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, शेख मुजीबुर रहमान बिहाइंड द सीन। ये लिखने वाले जो हैं ऑथर हैं, ही इज़ अ हिंदू राइटर। उन्होंने ये लिखा है कि ये पाकिस्तान को तोड़ने का सिलसिला तो हमने 52 में शुरू कर दिया था, वी आर वर्किंग ऑन इट, और इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम, बहुत वक्त लगा मुजीबुर रहमान को कन्विंस करने में कि बांग्लादेश ज़रूरी है। ये बात कह जाते हैं। फिर जब आगे आप जाते हैं तो पता चलता है वो कहते हैं कि जब इलेक्शन हो गया और रिज़ल्ट आया तो ऐसा लगता है कि मुजीबुर रहमान साहब की नीयत बदल गई और वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनने से ज़्यादा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने में इंटरेस्टेड थे। और मैं कहा मैं क्यों, बांग्लादेश का वही छोटा सा मुल्क होगा उसके मुकाबले में, ठीक है। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ या पाकिस्तान जब वो आए इस्लामिक समिट में, उसके बाद जब वापस गए उनका रवैया कुछ और किस्म का था। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान से ताल्लुकात रखनी चाहिए, मुझे ज़रूरी है इंडिया के इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए, लेकिन वो ट्रैप हो चुके थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि इंडिया के इन्फ्लुएंस से निकल सकते। लेकिन ये ऑथर खुद कह रहा है, इधर ऑथर ये कह रहा है कि एक नॉस्टैल्जिक हो जाता था वो कभी कभी। मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक मतलब कि पाकिस्तान मूवमेंट में भी मेरा बड़ा हिस्सा था और जो इस चीज़ को समझ सकते थे उनमें से उनके पार्टी के अंदर एक ही शख्स था जिसका नाम था खुंदकार मुश्ताक अहमद, जो पाकिस्तान मूवमेंट में इन्वॉल्व था इनके साथ। सो लिहाजा एक जज्बाती लगाव भी पाकिस्तान के साथ था। लेकिन दीज आर ऑल स्टोरीज, कन्फर्मेशन कहीं से कोई नहीं की जा सकती है। इस किताब में सिर्फ ये है कि इंडिया इस बात को मान रहा है कि हम पाकिस्तान को तोड़ने में बहुत शुरू से इन्वॉल्व रहे हैं, इसमें कोई टू ओपिनियन नहीं है। हमारा सानिया ये है कि जब मुझे ये दिया गया तो मुझे कहा गया था कि प्लीज़ आपके फॉरेन ऑफिस के ज़रिए इसकी 6 कॉपीज़ मंगवा दें, आपका जो मिनिस्टर फॉर कश्मीर है उनको एक कॉपी दे दें, फॉरेन मिनिस्टर को दे दें, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा दें, ताकि कम से कम पाकिस्तानी तो बोल सकेंगे भाई देखें आप इन्वॉल्व थे शुरू से ये सारे खेल के अंदर और हमारे अंदर बदगुमानी अपने पैदा की। फॉरेन ऑफिस ने कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं किया, किताबें पहुँच तो गई लेकिन जो टारगेट हमारा ऑडियंस था उस तक नहीं पहुँचाया गया। मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया गया था जिसपे नेशनल लेवल पे काम करने के लिए मुझे कहा गया था, जिसमें मैं आप काम कर रहा हूँ। लिहाजा मैंने इसको देखा। फिर भुट्टो साहब के मुतालिक भी 10 किस्म की बातें हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो जो समझने की ज़रूरत है मैं समझता हूँ वो ये है कि जो अयूब खान का पीरियड था वो वाइटल था। अयूब खान के पीरियड में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा पैदा हो गया था इन इकोनॉमिक टर्म्स, अनइवन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिसको अयूब खान ने खुद माना, यहिया खान ने भी माना। यहिया खान ने इस तरीके से किया, जब वो उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने 12 इकोनॉमिस्ट के पैनल को 12 इकोनॉमिस्ट को बुलाया और कहा कि जनाब ये डिस्पैरिटी का इशू क्या है, इसके ऊपर ज़रा तफसील के साथ मुझे बताया जाए। 6 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 6 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान उन्होंने दिया था, लेकिन ये इकट्ठे बैठ नहीं सके तो यहिया खान ने कहा अपना अपना प्रोजेक्ट अलग अलग पेश करें। दोनों इस नतीजे में पहुँचे थे कि हाँ अनइवन डेवलपमेंट है, डिस्पैरिटी है बिटवीन द टू विंग, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। लेकिन कैसे दूर किया जाए उसको, उसका तरीक़ाकार में फ़र्क था। ये रह गया लैंग्वेज इशू का, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि लैंग्वेज इशू का मसला जो 1952 में उठा था वो बहुत ऐसे तरीके से 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजॉल्व हो गया था, वो कोई इशू नहीं था। लैंग्वेज वॉज नॉट एन इशू। 56 फॉलोड बाई 62 अयूब खान कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2 लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान को मान लिया गया था, ठीक है।
इस तरीके से छोटे छोटे वाक़यात हैं जिसका जिक्र जनरल चौधरी साहब करते हैं, और फिर वो भुट्टो से इस बात में नाराज़ हैं कि भुट्टो साहब ने एक स्टेज पे आकर बड़े क्लियर कट लैंग्वेज में ये कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो 2 प्राइम मिनिस्टर बना दें, एक विंग, एक ईस्ट विंग का, एक वेस्ट विंग का, ये उन्होंने कह दिया। और फिर लारकाना में मुलाकात की जो फौजी थे जनरल यहिया खान ने अपने ग्रुप के साथ, उनका एक सिक्योरिटी काउंसिल था, उस सिक्योरिटी काउंसिल में 3 लोग बहुत अहम थे, एक जनरल उमर, उसके बाद एक थे जनरल पीरज़ादा, ACMM पीरज़ादा, और तीसरे थे अबू बकर उस्मान मिठा साहब। ये 3 जनरल से जिनसे आमतौर पर ये कंसल्ट करते थे, और एक कैबिनेट में और एक साहब थे, वो भी रिटायर्ड जनरल थे, जनरल शेर अली। ये लोग थे जो उनको इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन बिफोर दी इलेक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल चौधरी कि मुजीबुर रहमान को एतमाद में लिया था यहिया खान ने, और ये कहा था कि अगर तुम इलेक्शन जीत जाते हो तो यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, और आपस में काफ़ी कंपैटिबिलिटी, जहनी अमानगी पैदा हो गई थी। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मुजीबुर रहमान के रवैये में तब्दीली आई, और इस तब्दीली से भरपूर फ़ायदा उठाया भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब ने इस तरीके से फ़ायदा उठाया कि भुट्टो साहब को बुरी तरीके से, कहते हैं जनरल चौधरी साहब, इन्फ्लुएंस किया। भुट्टो साहब ने पीरज़ादा को, जनरल उमर को और मिठा को, ये सब प्रो भुट्टो हो गए। और अल्टीमेटली जो कुछ भी हुआ ना, जो फाइनल एक्शन यहिया खान ने लिया, 2 चीज़ समझ में नहीं आती है। एक तो ये है कि जब आपने मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ फैसला किया कि ऑपरेशन करेंगे, तो भुट्टो को जाने क्यों दिया? भुट्टो के पार्टी को भी रोकते थे, बैंड कर देते ताकि बैलेंस हो जाता कोई। ये नहीं किया उसने। भुट्टो वॉज गिवन अ फ्री हैंड, ठीक है ना। और मुजीबुर रहमान के मुतालिक इस किताब में अब भी यही है कि मुजीबुर रहमान से जब भुट्टो साहब मिले बांग्लादेश बनने के बाद, और उसको रिलीज़ करने का फैसला किया भुट्टो साहब ने, और उससे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो बुंजी साहब ने कहा कि भुट्टो साहब ये पॉसिबल नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर तो मैं हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? नाउ दीज आर ऑल स्टोरीज। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री में कि तस्दीक करने के लिए अब कोई नहीं रहा इन चीज़ों को, लिहाजा यू हैव टू रीड हिस्ट्री वेरी केयरफुली। बहुत केयरफुली हिस्ट्री को रीड करने की ज़रूरत है। और सिलसिला एक्चुअली शुरू होता, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा है, अयूब खान से, कि अयूब खान ने जब 1968 में अगरतला कंस्पिरेसी केस बनाया मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़, ठीक है ना, उसको जारी रहने देता। अयूब ने क्या किया, ऑपोजिशन इकट्ठे हो गई थी, डैक बन गया था, डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी बन गया था। उस कमेटी ने जोर डाला और कहा कि जनाब मुजीबुर रहमान को रिलीज़ करो, और जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल होता था उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। तो मुजीबुर रहमान को अल्टीमेटली अयूब खान ने रिहा कर दिया। पहले पैरोल पे कहा, फिर जब मज़ीद प्रेशर पड़ा तो उसने पूरा केस विड्रॉ कर दिया ना। ये केस के विड्रॉल दो एग्जाम्पल हैं पाकिस्तान में उसके, जिसके अब पोलिटिकल इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा था। भुट्टो मुजीबुर रहमान इंस्टेंट ओवरनाइट हीरो बन गया कि देखा पश्चिमी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था गद्दारी का, मैं गद्दार नहीं था। और इसी की बुनियाद में उसने इलेक्शन भी लड़ा, जिसे वो 6 नुकाती प्रोग्राम कहते हैं, और उसमें एटोनॉमी की बात की गई है। उसकी बड़ी तफसील मौजूद है, एटोनॉमी क्या है क्या नहीं है इस सिलसिले में। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, और कोई और क्वेश्चन भी रखिएगा ताकि इसको हम बहुत डिटेल्स के साथ देखें, ठीक है ना। अभी वक्त की कमी की वजह से तो मैं जाहिर सी बात है शॉर्टकट भी कर रहा हूँ इसको। और उसकी बुनियादी वजह ये कि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आपको मेन एक्टर्स कौन थे उसके अंदर। आधा पौना घंटा है, अच्छा, आराम से बात जी। फ़ौज का जो किरदार है उसके अंदर, उसमें फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन आप जब देखते हैं ना, तो फ़ौज का एक तरतीब है इंस्टीट्यूशन का। उस तरतीब के अंदर कमांड एंड ओबे का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है ना। यहिया खान ने जो कह दिया, बात ख़त्म। उसके नीचे वाले ने जो कह दिया, यानी ब्रिगेडियर को अगर मेजर को कुछ कहना तो ही विल ओबे इट काइंड ऑफ थिंग। ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है जो रहा है, और उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा हमें, और ये हुआ। फिर जाहिर सी बात है जब अयूब खान ने ये विड्रॉ किया, इट मेड मुजीबुर रहमान एन इंस्टेंट हीरो इन ईस्ट पाकिस्तान। ये बन गया उधर, अनक्राउंड किंग बन गया उधर। इधर जो सूरत हाल बनी वो ये था कि भुट्टो साहब ने भी ये हरकत की। भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने एक ट्रायल शुरू किया था वली खान के ख़िलाफ़, जिसको हैदराबाद ट्रायल कहते हैं। ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इस तरीके से 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने ऐसे आते हैं कि सीरियस केसेस ऑफ ट्रीजन को विड्रॉ कर लिया गया, और जाहिर सी बात है तो सारा ट्रीजन का एक्ट
जो है ना वो बेमानी बन के रह गया इस मुल्क के अंदर। दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी केयरफुली एग्जामिन्ड। इसको देखने की ज़रूरत, ऐसा क्यों होता है हमारे। इसका ताल्लुक हमारे स्टेट स्ट्रक्चर से है। हमारा स्टेट स्ट्रक्चर जो है ना उसमें क्लियर कट डिवाइड है अर्बन एंड रूरल। अर्बन एरिया में ज़्यादा लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, रूरल एरिया में उस तरीके से नहीं होता था पाकिस्तान बनने के बाद। लिहाजा ये सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट उसी वक्त आया। और आपको पता है कि लाहौर रेजोल्यूशन वॉज बेसिकली अबाउट ऑटोनॉमी, बट वी मेड वेरी लिटिल एफर्ट टू अंडरस्टैंड कि ऑटोनॉमी है क्या, व्हाट इज़ ऑटोनॉमी बेसिकली। इसको भी हमने समझने की कोशिश नहीं की और इसके ऊपर बड़े तफसील के साथ इंसान गुफ्तगू कर सकता है कि और ये समझने की कोशिश कर सकता है किसी माशरे के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है क्या, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। ठीक है ना, जमहूरियत और फ्रीडम दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फ्रीडम के एक जाहिर सी बात है मच ब्रॉडर आउटलाइन है, ठीक है, और जो हमें वेस्ट से मिला है जाहिर सी बात है बर्र सगीर में अंग्रेज़ के आने से पहले जमहूरियत जान की कोई चीज़ नहीं थी। हमारा सिलसिला और था। हमारा जो माशरे का जो पायदार होने का या उसके अंदर स्टेबिलिटी होने की बुनियादी वजह इस माशरे के अंदर, चाहे बादशाहत हो, चाहे चंद्रगुप्ता मौर्य का हो या अकबर का हो, किसी का इंसाफ का एलिमेंट मौजूद था किसी ना किसी तरीके से, जिसको हम जस्टिस कहते हैं। वो लोग उससे सेटिस्फाइड थे जहाँ भी था, ये ऑपरेशनल जहाँ भी था सेटिस्फाइड था। लेकिन जमहूरियत जान के कोई चीज़ नहीं थी। ये एक बोरोड कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास आया बड़े सगीर में, अंग्रेज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू डेमोक्रेटाइज आवर सेल्फ। प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, इसमें फ्रीडम है, एजुकेशन है, इक्वालिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी का जिक्र आप देखेंगे हर जगह पे होता है कि इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो हमारा रूरल एरिया है जो मोर देन 60% है अब भी वो मार्जिनलाइज्ड होकर रह जाता है। और फिर उसको जन्म किस चीज़ ने दिया, एथनिक पॉलिटिक्स ने दिया। एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए जब पाकिस्तान बना लफ्ज़ पाकिस्तान था, आज भी पाकिस्तान लफ्ज़ है। बंगाल ने कभी इस चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं किया कि इसको पाकिस्तान क्यों नहीं कर देते आप इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, बी का लफ्ज़ भी आ जाए, बिकॉज दे एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान केम फ्रॉम बंगाल। वो कैसे कि बंगाल ने पहली मरतबा जो जोग्राफिकल पार्टीशन हुआ ना, बरसगी को पहले मरतबा तकसीम किया गया, दैट वाज इन 1905 और प्योरली रिलीजियस ग्राउंड में हो गया था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए किया था, लेकिन जब उन्होंने किया तो जो कैलकाटा एक तरफ चला गया, ढाका एक तरफ आया। ढाका वॉज डेवलप्ड एंड इट वॉज द सीट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है ना। तो ये पहला डिवीजन हो गया था। उसके फ़ौरन बाद 1905 के बाद हम देखते हैं मुस्लिम लीग का क़याम भी उधर हो जाता। आप देखें लखनऊ से, इधर से, उधर से दुनिया के लोग वहाँ पहुँचे ढाका। इट वॉज नॉट ईजी, जो आज की ट्रैवलिंग है उसके मुकाबले में ट्रैवलिंग वॉज नॉट ईजी, बट मुस्लिम्स गॉट टुगेदर है। और वहाँ पे पहली मरतबा एक कंसेंसस डेवलप हुआ। कंसेंसस किस चीज़ से, एक लफ्ज़ के ऊपर, मुसलमान, कि हमारा अपना एक पैराडाइम है जिसको हम कहते हैं उम्मा, ठीक है। उसमें बंगाली भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, बलूच भी है, सारे हैं, लेकिन कंसेंसस किसी आइडेंटिटी पे एक। और उसका अल्टीमेट पर्पस क्या था कि हम जब अचीव कर लेंगे तो हमारे माशरे के अंदर इंसाफ होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का जायज़, ये क्या है, मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये एक मुसलमानों का आइडियल हमेशा रहा है। मुसलमान हमेशा, आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी ने ये कहा है सिंध से कि पंजाब के मुसलमानों ने हमें हमारा इस्तेसाल किया। लफ्ज़ मुसलमान नहीं आएगा, वो भी मुसलमान है, लिहाजा वो क्या कहेंगे, कहेंगे पंजाबी खा गया, या पंजाबी कहेगा सिंधी खा गया, तो या बंगाली ने कहा पंजाबी खा गया। एथनिक, अब वो जो हमारी एथनिक आइडेंटिटी थी ना, उससे हम डर गए। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं थी। हम डर इसलिए गए कि वो जो इंसाफ का एक एलिमेंट है वो हमारे ज़िंदगी से इसलिए निकल गया था कि जो हमें स्ट्रक्चर मिला ब्रिटिश से, उसको हमने इंटैक्ट ऐसे ही रखा। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या था कि हमने अपना एक पैराडाइम तैयार करना है जो उस ज़माने के हिसाब से दो फ़लसफ़े थे दुनिया में जो राइज थे उस वक्त, एक कैपिटलिज्म और दूसरा सोशलिज्म। 1917 में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया था रशिया में, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। उस रेवोल्यूशन के नतीजे में पहले मतलब वहाँ सोशलिज्म कायम हुआ था और दूसरा उसके मुकाबले में कैपिटलिज्म था। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था वो सारे के सारा ब्रिटिश का था, यानी कैपिटलिस्ट था। हमने बग़ैर सोचे समझे उसको अपना लिया। अब
बहुत खूबसूरत कायद आज़म का एक इंटरव्यू है 1946 में, और उस पर अगर और फिक्र करेंगे ना तो आपको बात समझ में आएगी कायद आज़म कहना क्या चाहते थे और इकबाल से कितना ज़्यादा मुतासिर थे। बहुत डायलॉग होता था उनका इकबाल के साथ, और एक्सचेंज ऑफ लेटर्स भी बहुत सारा हुआ है, ये तफसील आप लोगों के पास होगा। ब्रेवली निकोलस नामी शख्स था, जर्नलिस्ट था, उसने पूछा कि मिस्टर जिन्ना, व्हाई डू यू वांट पाकिस्तान व्हेन यू नो के जो इलाके आपको मिलेंगे ना इट विल बी इकोनॉमिकली पुअर इलाका आपको मिलेगा, डेवलप नहीं किया गया वो तमाम इलाके आपको मिलेंगे, तो व्हाई डू यू वांट पाकिस्तान। कायद आज़म थे, बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा निकोलस एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुझसे, परहैप्स इन दैट क्वेश्चन लाइज माई आंसर, जो मैं जवाब सवाल तुमसे पूछूंगा उसमें मेरा आंसर भी है। तो उन्होंने कहा यस मिस्टर जिन्ना यू कैन आस्क। उन्होंने कहा व्हाट काइंड ऑफ इंग्लैंड डू यू वांट, अ वेरी रिच प्रॉस्परस इंग्लैंड बट अंडर जर्मन डोमिनेशन, या एक पुअर इंग्लैंड बट फ्री। उसने कहा मिस्टर जिन्ना आई गॉट द आंसर। इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी से या उर्दू में तो इकबाल के दो अशार के अंदर मुझे जो जहन में आ रहा है वो एक है कि ए ताहिर ला होती हो सृष्क से बहुत अच्छी, जैसे से आती हो परवास में खुदाई, या फिर दूसरा इकबाल का यह तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच फ़कीर, हमने खुद ही को कई मरतबा बेच दिया है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।